समलैंगिक शादी की मान्यता देने की मांग वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि ये मुद्दा एक ओर संवैधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियम से जुड़ा हुआ है। इनका एक दूसरे पर प्रभाव है। सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने एक और हलफनामा दायर किया है। नए हलफनामे में सरकार की तरफ से कहा गया कि ये एक नई सामाजिक संस्था बनाने के समान है। सरकार ने इस तरह के विवाह को देश के सामाजिक लोकाचार से दूर शहरी अभिजात्य अवधारणा करार दिया। हलफनामे में यह भी कहा गया कि विवाह एक संस्था है जिसे केवल सक्षम विधायिका द्वारा ही बनाया जा सकता है और कानूनी मान्यता प्रदान की जा सकती है। जाहिर है सरकार ऐसे मामले में सुनवाई को लेकर ये साफ करना चाह रही है कि ये काम कोर्ट का नहीं है। इसको लेकर कानून बनाने का अधिकार संसद का है। तो 5 जजों की संविधान पीठ आज सुनवाई करने वाली है। इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ रहेंगे, जस्टिस संजय किशन कौल रहेंगे। इस बेंच में शामिल हैं जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस हेमा कोहली भी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी इस बेंच का हिस्सा हैं। ये 5 जज आज इस मामले पर सुनवाई करने वाले हैं। बात कर लेते हैं जातिगत जनगणना की। क्या 2024 में जातिगत जनगणना विपक्ष को जोड़ने का एक बड़ा जरिया साबित हो सकती है? कांग्रेस ने यह मांग उठाकर फिर से ये बहस जिंदा कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को इस मांग का स्वागत किया। बिहार में जाति गणना का दूसरा चरण रविवार को शुरू हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है, उसको हटा दीजिए। कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये मांग उठाई। इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जाति जनगणना की मांग औपचारिक तौर पर भारत सरकार के सामने रख दी। खड़गे ने ट्वीट कर कहा, 2021 में नियमित 10 वर्षीय जनगणना की जानी थी, लेकिन ये नहीं हो पाई है। हम मांग करते हैं कि इसे तत्काल किया जाए और व्यापक जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए। मुझे आशंका है कि जातिगत जनगणना के अभाव में सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए डेटा अधूरा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेतृत्व की मांग का समर्थन करने में देरी नहीं की। वैसे भी बिहार में जाति जनगणना जारी है। रविवार को इसका दूसरा चरण भी शुरू हो गया। अब पूरे देश में हमको लग रहा है कि लोग करेंगे, तब केंद्र को भेज दिया जाएगा। हम लोग तो है ना, बार बार कह रहे हैं कि केंद्र को भेज देंगे हम लोग, तो फिर केंद्र का भी दायित्व तो होता है कि अब देखिए ना भाई, 10 साल पर होता था, अब नहीं ना हो रहा है। आज कौन साल हो गया बोलिए? 10 साल पर हर बार होता था, इस बार तो नहीं हुआ। 12 साल हो गए, 13 साल हो गया, नहीं हुआ अभी तक। तो अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि जातिगत जनगणना के बाद अलग अलग जातियों की हिस्सेदारी तय होगी। 50% आरक्षण की सीलिंग भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मायने नहीं रखती। सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी चाहिए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक विपक्ष की कोशिश बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को साधने की है। उधर बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। अगर भारत सरकार के गजेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में जातियों की संख्या केवल हिंदू फोल्ड में कितनी है? लगभग 6,500 जातियां हैं और
50,000 से ज्यादा उपजातियां हैं। हम किस आधार पर किस जाति और किस उपजाति को कंपेंसेशन देंगे या उसके लिए स्पेशल पैकेज तैयार करेंगे, किस आधार पर बनाएंगे, जरा ये तो स्पष्ट करें। चुनाव जब आता है तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए सारी चीजें चलती है। संभव ही नहीं है कि हम 6,500 जातियों को किस आधार पर एडजस्ट करेंगे, जरा खड़गे जी ही बता दें। नहीं तो इस देश में तो इस समय सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल राहुल जी हैं, वही बता दें। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार के बयानों से लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि अब तक कम से कम 17 विपक्षी दल सार्वजनिक तौर पर इस मांग का समर्थन कर चुके हैं। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस मुद्दे के आधार पर विपक्ष लामबंद भी हो सकता है। पटना से मनीष कुमार और दिल्ली से अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में भी एक कास्ट सेंसस कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने करवाया था। तकनीकी कमी की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। इस सेंसस को 7 साल पूरे हो चुके हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के मौजूदा अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने एनडीटीवी को बताया कि उन्होंने येदियुरप्पा बसवराज बोम्मई सरकार को 2 बार पत्र लिखकर पूछा है कि रिपोर्ट का क्या करना है, लेकिन अब तक सरकार से जवाब नहीं मिला। एजुकेशन एंड सोशल सर्वे। हालांकि पहले इसका नाम एजुकेशन एंड सोशल सेंसस था। ओरिजिनल सर्वे रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग के लॉकर में रखा है, क्योंकि इसे विधानसभा के पटल पर रखकर सार्वजनिक चर्चा की हिम्मत इस सर्वे को करवाने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया नहीं दिखा सके, न ही कुमारस्वामी या फिर येदियुरप्पा सरकार दिखा पाई। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2 बार सरकारों को लिखा, लेकिन सरकार चुप रही। लागू करना तो दूर, चर्चा को भी तैयार नहीं है। हमने 2 बार सरकार को लिखा, पूछा कि इस रिपोर्ट का क्या करना है। हमने येदियुरप्पा और बोम्मई सरकारों को लिखा, लेकिन अब तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया। एजुकेशन एंड सोशल सर्वे 2014 में सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री के तौर पर करवाई थी। 2016 में रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन डेटा की कमी स्क्रूटनी में पाया गया, जिसे बाद में ठीक किया गया। तब तक सिद्धरमैया सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका था, यानी साल 2018। 163 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 80% घरों को इस सर्वे में शामिल किया गया। कहते हैं कि रिपोर्ट पब्लिश होने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम आबादी, लिंगायत और वक्कलिगा की आबादी से काफी आगे निकलती दिख रही है। इस रिपोर्ट को तैयार किया था एच कांताराज ने। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हमने डाटा पर सर्वे पूरा किया 2018 के एंड तक। फिर जब हमने सरकार से टाइम मांगा तो सरकार ने हमें टाइम नहीं दिया रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। ऐसे में हम रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए और मामला निपट गया। बाद में मेरा टाइम खत्म हो गया। एच कांताराज के मुताबिक 2018 में सर्वे पूरा हुआ, तब तक सिद्धरमैया सरकार का टर्म पूरा हो चुका था। कास्ट सेंसस कहें या कास्ट सर्वे, इसे करवाने की हिम्मत तो सिद्धरमैया सरकार ने दिखाई, लेकिन इसे लागू करने की हिम्मत वो नहीं दिखा पाए। कहते हैं कि उन पर उनकी ही पार्टी के स्वर्ण नेताओं का काफी दबाव था। कुछ ऐसी ही हिम्मत की कमी कुमारस्वामी, येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई सरकार में भी दिखती है। कास्ट सर्वे पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये रिपोर्ट आयोग के लॉकर में फिलहाल बंद है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी। लू के भी चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। त्रिपुरा की बात करें, यहां जबरदस्त गर्मी की वजह से मंगलवार से 23 अप्रैल तक सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। प्राइवेट स्कूलों से भी बंद की गुजारिश की गई है। उधर पश्चिम बंगाल में गर्मी और लू का कहर जारी है। यहां कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से 42 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में यहां के स्कूल कॉलेज में 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। अगले 3 से 4 दिन में बिहार में भी ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। भीषण गर्मी रहने की संभावना है। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में लू चलने की संभावना है। कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में गुरुवार तक लू की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में
लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। खबर नवी मुंबई से, जहां पर रविवार को खुले मैदान में आयोजित किए गए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान तेज धूप की चपेट में आने के बाद करीब 13 लोगों की मौत हो गई। कार्यक्रम में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। विपक्ष की व्यवस्था का आरोप लग रहा है। नवी मुंबई में मरीजों के वार्ड और समारोह के ग्राउंड से ये रिपोर्ट देखिए। करीब 10 लाख लोग लू में यूं ही करीब 5 घंटे मैदान पर डटे रहे। महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को जब महाराष्ट्र भूषण सम्मान से नवाजा गया, मंच पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी थी और मैदान पर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को मानने वाले लाखों लोग थे। पारा 38 डिग्री था। एम्बुलेंस, पानी, सबकी व्यवस्था थी। बावजूद इसके करीब दर्जन भर लोग लू के कारण चल बसे। मरने वालों में अधिकांश 9 महिलाएं हैं, 3 पुरुष। पनवेल महापालिका के मुताबिक कई लोग मृत ही अस्पताल लाए गए थे। ब्रॉड डेथ होती थी, 11 होते। एमजीएम हॉस्पिटल कामोठे पनवेल में 18 पेशेंट एडमिट हुए थे। उसमें से 8 पेशेंट जो है वो जनरल वार्ड में थे, 3 पेशेंट क्रिटिकल आईसीयू में थे, 3 पेशेंट जो है वो महिला वार्ड में हैं और एक जो पेशेंट है अभी डिस्चार्ज होना बाकी है। वो 18 जो में थे उसमें से एक की डेथ हो गई है। जो बाकी बचे थे उसमें से 7 पेशेंट्स अभी डिस्चार्ज हुए हैं और अभी 7 पेशेंट जो है तो अभी उसका उपचार चल रहा है उसका। उसमें से 4 जो है वो क्रिटिकल आईसीयू में है और एक 3 जो है वो जनरल वार्ड में। 18 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार को मरीजों के वार्ड में एनडीटीवी भी पहुंचा। एक मरीज इस वक्त हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नैनेश्वर पटेल। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। क्या हो गया था कल, बताएंगे पूरा? क्या सिलसिलेवार तरीके से कब पहुंचे थे आप? क्या हुआ था आपके साथ वहाँ पर? हम लोग सुबह में आ गए थे, 6:30 को वहाँ पे पहुँचे थे ग्राउंड पे और इवेंट बहुत अच्छा हो गया वहाँ पे। सब खत्म, इवेंट पूरा खत्म होने के बाद हम लोग घर पे निकले, तभी धूप बहुत तेज, मतलब ज़्यादा ही था। कितने घंटे तक बैठे थे वहाँ पर ग्राउंड में? हम लोग 6:30 से 11 को स्टार्ट हो गया इवेंट और 12:30 को ख़त्म हो गया इवेंट। करीब 5 साढ़े 5 घंटे यहाँ पे बैठे थे, तभी तक कुछ नहीं हुआ, सब सही थे सब लोग। फिर घर पे निकले तभी धूप से ज़्यादा धूप लगने के कारण चक्कर आ गई थी। तो आप वहाँ पर गिर गए थे निकलते समय? हाँ, मैं रोड पे गिर गया मैं। मैम, अपना नाम बताएंगी? पार्वती सुरेश पाटिल। कहाँ से हैं आप? विरार अर्नाड़ा। विरार से हैं। क्या हुआ था कल, बता पाएंगे आपके साथ? क्या देखा आपने वहाँ पर ग्राउंड पर? कार्यक्रम खत्म हुआ ना, वो धूप से बहुत निकल गए हम, तो उधर थोड़ा सा चक्कर आया मुझे। हाँ, चक्कर से गिर गई थी आप वहाँ पर? चक्कर से गिर गई। कल का वो समय आप बताएंगी जब यहाँ पे लोग गंभीर दोपहर में आए थे? हाँ, तो उस समय का बताएंगी, किस कंडीशन में थे, क्या हुआ था? कोई सीवियर था, कोई ऐसी था, नॉर्मल भी थे, लोग आए थे, उनका ठीक चल रहा। सीवियर थे उनकी संख्या क्या है, उनकी क्या स्थिति है अभी? उनकी ठीक हो रहे हैं, जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर दी थी हमने जल्दी से। खारघर के जिस सेंट्रल पार्क में यह हादसा हुआ, वहाँ कुछ मिनटों की मौजूदगी ही हमें लू का एहसास दिला गई। यही वो ग्राउंड है, करीब 300 एकड़ में फैला हुआ ये ग्राउंड, 125 हेक्टेयर का बड़ा ग्राउंड और खुले में 5 से 6 घंटे तक लोग यहाँ पर बैठे रहे। 12:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम जब समाप्त हुआ, इस ग्राउंड से निकलते हुए में कई लोगों को चक्कर आया, वो गिर गए और अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में उन्हें भर्ती किया गया। नवी मुंबई के हमारे यहाँ पर लोकल स्ट्रिंगर हैं सुरेश दास, जो यहाँ पर मौजूद थे। सुरेश जी, आपने वो स्थिति कल देखी यहाँ पर, आपके तरफ से आप बयां करें कि क्या था, क्योंकि ऑपोजिशन का कहना है भगदड़ भी मची थी, व्यवस्था सही नहीं थी। ये सेंट्रल पार्क है और ये आसपास जो है ना, ये पहाड़ी इलाका है और इसके वजह से यहाँ पर ज़्यादा गर्मी, जो कि पहले से मौसम विभाग ने 2 दिन का पहले ही अलर्ट जारी किया है। इसके बावजूद यहाँ पर जो कि महाराष्ट्र भूषण, जो अप्पा साहेब धर्माधिकारी जो समाज सेवक है, जाने माने समाज सेवक, उनके लिए यहाँ पे महाराष्ट्र भूषण का आयोजन किया गया और उसके लिए करीब 2 महीना से यहाँ पर 4 महानगर पालिका के, जो कल्याण डोंबिवली, नई मुंबई महापालिका, पनवेल महापालिका और ये सब पूरे सिस्टम पूरा काम में लगा हुआ था और जो कि जहाँ हम लोग को चाहे फायर ब्रिगेड हो या एम्बुलेंस हो, यहाँ पे सभी थे, मौजूद था, लेकिन पानी का जो व्यवस्था किया गया था साइड में रखा हुआ था और यहाँ पर एक दिन पहला ही
लोगों का जो आना शुरू हो गया, जो कि उनको सामने उनको बैठना था। कई फॉलोअर्स एक दिन पहले ही आकर यहाँ पे पहले इकट्ठा हो ही गए इस थे। ग्राउंड में आके बैठे हुए थे। और इसके बाद जो यहाँ पे जो तापमान देख सकते हैं, जो 38 डिग्री तापमान था, और जो कि इतना भयानक परिस्थिति थी, जो कि खाली स्टेज को छोड़कर बाकी ये पूरा खुले मैदान में लोग बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री, विपक्ष, तमाम दलों के बड़े नेता अस्पताल के चक्कर लगा चुके हैं। मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान हो चुका है। आखिर में ये दुर्घटना हुई है। जो मृतक है उनके परिवार को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया मदद देने का निर्णय हुआ है। और जो जिनके ऊपर इलाज शुरू है उनसे मैं खुद मिला हूँ, उनसे मैंने बातचीत की है, उनके रिलेटिव से मैंने बातचीत की। डॉक्टरों को भी सूचना मैंने दी हुई है कि उनका अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए, ताकि सभी लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से डिस्चार्ज मिले और वो अपने घर जाए। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सरकार ने ली हुई है, उनका पूरा खर्च जो है सरकार करेगी। सरकार को ये जानकारी होनी चाहिए थी कि लाखों लोग आएंगे, और जिस तरह का ऊपर तापमान है, गर्मी है, 40 से भी ज़्यादा पारा ऊपर गया था, तो ये सब जानकारी सरकार को होनी चाहिए थी। लेकिन ये प्रोग्राम शाम को होना चाहिए था, जब सूरज ढलता है। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी को शाम का टाइम नहीं था, दोपहर को ले लिया, तो उनकी व्यवस्था देखने के लिए ये अव्यवस्था की गई। महाराष्ट्र राज्य में बीते 3 हफ्ते से गर्मी का सितम कुछ इस तरह से है कि 357 संदिग्ध मरीज हीट स्ट्रोक के मिले हैं। राज्य में मौसम विभाग का भी अलर्ट है कि पारा और ऊपर जा सकता है। कई जिले 40 डिग्री से गुजर रहे हैं, लेकिन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और ऊपर जाने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में इस तरह की चेतावनी के बावजूद खुले मैदान में ऐसा कार्यक्रम क्यों हुआ? सरकार घिर रही है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि चूक अगर सरकार से हुई है तो नियम कायदे अब कौन बनाएगा और इस पर अमल की जिम्मेदारी किसकी होगी? नवी मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित और धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। भारत का पहला एप्पल स्टोर आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल रहा है। इसका लॉन्च एप्पल के सीईओ टिम कुक कर रहे हैं। इसके बाद 20 अप्रैल यानी कि गुरुवार को दिल्ली में भी भारत का दूसरा एप्पल स्टोर लॉन्च होगा। इस लॉन्चिंग से पहले एप्पल ने एक बयान में कहा कि एप्पल कंपनी भारत में 25 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। टिम कुक ने ट्वीट कर कहा कि वे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नए एप्पल स्टोर में कस्टमर्स का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल दिल्ली में टिम कुक प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर से भी मिलेंगे। So here it is, the first ever Apple retail store in India. As you can see, this is stunning, 22,000 square feet of some incredible stuff. I'm going to take you through all of it, but first let's take a quick glance at everything that this store has to offer. I'll take you through almost everything feature by feature very soon. और जैसे कि हर एप्पल स्टोर में होता है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे एप्पल सेशंस होंगे, बेसिक, प्रो. You want to learn anything about Apple, you want to take your technical prowess to the next level. अब यहाँ पे आइए, there'll be lots of creators, lots of workshops happening out here, and it's all free. अब एक और very interesting that I'm going to show you is the roof. So 450,000 यानी कि 4.5 लाख इंडिविजुअल पीसेस, जैसे कि वो लेगो या जिगसॉ पजल होता है ना, उसके ट्रायंगल्स उन्होंने बनाया। ये पूरा का पूरा दिल्ली में बन के आया, एंड देन ऑल द पीसेस वर पुट टुगेदर आउट हियर। अब यहाँ पे जो आप स्टोन देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे स्टोर में एवरीवेयर दैट यू सीइंग दिस स्टोन, दिस ऑल्सो ये सोर्स हुआ है जयपुर से, एंड इट्स ऑल बीन ब्रॉट इन आउट हियर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हाइट है 26 फुट हाइट है, 26 फीट आउट हियर। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज दैट ऑल द ग्लास जो बाहर भी लगा हुआ है एंड अदरवाइज is all one piece of glass 26 feet high. और ये जो Apple का staircase that you're seeing out here, single piece of this as it is. There are no breaks in this. Completely one piece का है ये structure. और as it is ये पूरा का पूरा import हुआ है from Europe. So you can see this is massive right up till the top. And this, of course, you have first floor. यहाँ पे lots and lots of things happen out here. You can see all the accessories out here, everything that you want to try out. You want to come in here and try out anything that you want, spend time with it. Genius Bar, help that you want out here. All of that happens here on this floor.
So eventually, what is my first impression? That impression is that as you come in out here, even though ये बिल्कुल Apple का international store लगता है, everything is just like that. It's the Indianized feel from the music, the fact that this is from Delhi, that's from Jaipur, everything else that they've done that perfect mix of Apple International coming to India.